हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम पढ़ रहे थे पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ठीक है, साहित्य शास्त्र के अंतर्गत पाश्चात्य काव्यशास्त्र। उसमें हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्री पढ़े हैं, जो आप मेरे पहले की वीडियो में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे I.A. रिचर्ड्स के बारे में, ठीक है। I.A. रिचर्ड्स के जो मूल्य सिद्धांत हैं, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत, इनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, I.A. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत क्या है। अब जब हम पढ़ रहे हैं कि मूल्य सिद्धांत, तो पहले यह जान लेते हैं कि मूल्य सिद्धांत है क्या, ठीक है। मूल्य सिद्धांत के अनुसार कला और कविता मनुष्य के मन में विरोधी आवेगों के मध्य संतुलन और समन्वय स्थापित कर जीवन में संतुलन लाती है, ठीक है। I.A. रिचर्ड्स कह रहे हैं कि कला और कविता, जो कला और कविता हैं, वह मनुष्य के मन में विरोधी आवेग, जो हमारे मन में विरोधी आवेग आ जाते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, के मध्य संतुलन, विरोधी आवेगों के मध्य संतुलन और समन्वय स्थापित कर, विरोधी आवेगों के मध्य समन्वय और संतुलन स्थापित कर जीवन में संतुलन लाती है। समन्वय स्थापित कर जीवन में संतुलन लाती है। ये इनका है मूल्य सिद्धांत, ठीक है। आ गया होगा आपके समझ में। अब देखिए, इनके अनुसार काव्य का मूल्य उस आनंद या भावुकता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मन के अंतर्विरोधों आवेगों में सामंजस्य स्थापित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि काव्य का जो मूल्य है उस आनंद या भावुकता पर निर्भर नहीं करता है, आनंद या भावुकता पर निर्भर नहीं करता है काव्य का मूल्य, बल्कि मन के अंतर्विरोधों, जो आवेग हैं, में सामंजस्य स्थापित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है काव्य का मूल्य, ठीक है। जो अनुभव मन में अव्यवस्था और तनाव को दूर करके संतुलन लाते हैं, वे मूल्यवान हैं। रिचर्ड्स कह रहे हैं कि जो हमारे अनुभव हैं, वह मन में अव्यवस्था, जो हमारे मन में अव्यवस्थित है हमारा मन, और तनाव को दूर करके, जो हमें तनाव होता है, जब मन अव्यवस्थित होता है या मन असंतुलित होता है, तो हमें किस अवस्था में पहुंच जाते हैं, हम तनाव की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जो तनाव को दूर करके संतुलन लाते हैं, वो मूल्यवान है, वो अनुभव हमारे लिए मूल्यवान है, जो क्या कर रहे हैं, संतुलन ला रहे हैं और अव्यवस्था को दूर कर रहे हैं, ठीक है। आ गया होगा आपके समझ में मूल्य सिद्धांत मतलब जीवन में संतुलन लाना या समन्वय लाना, ठीक है। ये है इनका मूल्य सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन है, रिचर्ड्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। रिचर्ड्स की कौन सी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वह है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कब हुई थी, प्रकाशन में आई थी 1924 में, ठीक है। प्रकाशित हुई 1924, याद रखना है आपको सन भी। इस पुस्तक में इन्होंने मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो ये पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसमें इन्होंने मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो प्रकाशित हुई, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1924, ठीक है। अब अगला प्रश्न बनता है, I.A. रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत क्या है। I.A. रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत क्या है। यह है, रिचर्ड्स के अनुसार कला या कविता मूलतः भावों और अनुभूतियों के संप्रेषण का माध्यम है। ये कह रहे हैं रिचर्ड्स की कला या कविता जो है, वह मूल रूप से भावों और अनुभूतियों के संप्रेषण का माध्यम है, ठीक है। यदि कवि अपनी अनुभूति को पाठक तक हूबहू पहुंचाने में सफल रहता है, तो वह संप्रेषण सफल है। ये कह रहे हैं कि यदि जो एक कवि है, वो जो अपनी अनुभूति को पाठक तक हूबहू जैसा है वैसे ही पहुंचाने में, पाठक तक वैसे ही पहुंचाने में सफल रहता है, तो वह क्या है, एक संप्रेषण है। सॉरी, ये गलत हो गया, छ नहीं होगा यहाँ पर, श होगा, ठीक है। ऊपर भी गलत हो रहा है, ये छ नहीं होगा, यहाँ पर श होगा, ठीक है। अब यह सिद्धांत भी उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मुख्य भाग। यह सिद्धांत है, जो संप्रेषण का सिद्धांत है, यह भी इनकी जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसका ही एक भाग है।
जो पहला मूल्य सिद्धांत था उसका प्रतिपादन भी इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किया था, और यह सिद्धांत संप्रेषण का सिद्धांत भी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मुख्य भाग है। ठीक है, संप्रेषण लिखते समय ध्यान देना, मेरी गलती हुई है यहाँ पर, अक्षर की गलती है, तो आप इसको सही लिख लीजिए। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अनुभूति व्यापक होनी चाहिए। जो इस सिद्धांत है संप्रेषण का सिद्धांत, इसके अनुसार अनुभूति जो है वो कैसी होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए। ठीक है, तथा उसके अनुभव और सामाजिक अनुभवों में तालमेल होना चाहिए। जो हमारी अनुभूति है उसके अनुभव और सामाजिक अनुभवों में तालमेल होना चाहिए। जो हमारे अनुभव हैं और समाज के अनुभव हैं उनमें तालमेल होना चाहिए। संप्रेषण के लिए कल्पना मुख्य भूमिका निभाती है। जो संप्रेषण है उसके लिए ये कह रहे हैं कि कल्पना मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, ये है रिचर्ड्स का संप्रेषण का सिद्धांत। आ गया होगा आपके समझ में। अगला प्रश्न बनता है, रिचर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत क्या है। रिचर्ड्स का तीसरा सिद्धांत, पहला हमने पढ़ा मूल्य सिद्धांत, दूसरा संप्रेषण का सिद्धांत, और तीसरा अब हम पढ़ेंगे काव्य भाषा सिद्धांत क्या है। रिचर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत क्या है। रिचर्ड्स ने भाषा के दो मुख्य रूप बताए। जो रिचर्ड्स हैं उन्होंने भाषा के दो मुख्य रूप बताए। पहला है वैज्ञानिक भाषा, दूसरा है भावनात्मक या रागात्मक भाषा। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा किसे कह रहे हैं, यह तथ्यात्मक, सूचनात्मक और अभिधात्मक होती है। ये कह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक भाषा है वो कैसी है, तथ्यात्मक है, सूचनात्मक है जिससे सूचना मिल रही है, और अभिधात्मक है। इसमें शब्दों का प्रयोग सटीक अर्थ देने के लिए होता है। जो वैज्ञानिक भाषा है इसमें शब्दों का प्रयोग सटीक अर्थ देने के लिए होता है। ठीक है, दूसरी भाषा है भावनात्मक या रागात्मक भाषा। काव्य की भाषा रागात्मक होती है। ये कह रहे हैं कि काव्य की जो भाषा है वो रागात्मक होती है। इसका उद्देश्य कोई वैज्ञानिक सूचना देना नहीं है। इसका उद्देश्य कोई वैज्ञानिक सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक की भावनाओं और अंतर्वेदनाओं को जागृत करना होता है। जो रागात्मक भाषा है या भावनात्मक, इसका उद्देश्य है पाठक की भावनाओं और अंतर्वेदनाओं को जागृत करना। ठीक है, इसका उद्देश्य कोई वैज्ञानिक सूचना देना नहीं है। रिचर्ड्स का मानना है कि काव्य सत्य बौद्धिक सत्य नहीं। रिचर्ड्स मानना है कि जो काव्य सत्य है वो बौद्धिक सत्य नहीं, बल्कि भाव या रागात्मक सत्य है। कह रहे हैं कि जबकि ये भाव या रागात्मक सत्य है। ठीक है, ये है इनका काव्य भाषा सिद्धांत, जिसमें इन्होंने भाषा के दो रूप बताए, वैज्ञानिक और भावात्मक। वैज्ञानिक में इन्होंने कहा कि तथ्यात्मक, सूचनात्मक और अभिधात्मक होती है। इसमें शब्दों का सटीक अर्थ का प्रयोग होता है। और भावात्मक भाषा में क्या है, इस भावात्मक भाषा है पाठक की भावनाओं और अंतर्वेदनाओं को जागृत करना होता है इसका उद्देश्य। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, रिचर्ड्स ने कौन सी पुस्तक में काव्य भाषा और अर्थ के 4 प्रकारों का वर्णन किया है। रिचर्ड्स की कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने काव्य भाषा और अर्थ के 4 प्रकारों का वर्णन किया है। ये है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में इन्होंने अर्थ के 4 प्रकारों का वर्णन किया। ये कौन कौन से प्रकार हैं अर्थ के, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आते हैं, ये पहले भी आए हैं और आगे एग्जाम में भी आपके आएंगे। पहला है वाच्यार्थ, दूसरा भावना, तीसरा है ध्वनि और चौथा है उद्देश्य। वाच्यार्थ, अभिप्राय या सेंस पहला प्रकार होता है। शब्द का सीधा या मुख्य अर्थ जिसे बुद्धि से समझा जा सकता। वाच्यार्थ है सेंस, शब्द का सीधा अर्थ होगा जो मुख्य रूप से बुद्धि से हम समझ सकते हैं। दूसरा है भावना, फीलिंग, वक्ता या लेखक का उस विषय के प्रति क्या भाव या लगाव है। भावना या फीलिंग का अर्थ है कि वक्ता या लेखक का उस विषय के प्रति क्या भाव या लगाव है। तीसरा है ध्वनि, स्वर या टोन, पाठक या श्रोता के प्रति वक्ता का दृष्टिकोण। पाठक या श्रोता के प्रति वक्ता का कैसा दृष्टिकोण है, जैसे आदरपूर्ण है, व्यंग्यात्मक है या कड़ा है, कठिन है, कठोर है। चौथा है उद्देश्य या कलात्मक प्रभाव, इंटेंशन क्या है। वक्ता का वह अंतिम लक्ष्य या प्रभाव जो वह अपने कथन से पैदा करना चाहता है। उद्देश्य कलात्मक प्रभाव है वक्ता का वह अंतिम लक्ष्य या प्रभाव जो वह अपने कथन से पैदा करना चाहता है।
यह है अर्थ के 4 प्रकार, रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक में दिए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, अभी जो ये प्रश्न हैं ये अभी तक जो हमने पढ़ रखे हैं उसी से संबंधित हैं, इसके आंसर आपको आते होंगे, आप देख लीजिए। प्रश्न बनता है, आई.ए. रिचर्ड्स की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किस वर्ष प्रकाशित हुई? पहले बताया है आपको, जो रिचर्ड्स की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें इन्होंने क्या दिए हैं, अपने मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत दिए हैं, ये कब प्रकाशित हुई, कौन से वर्ष से ये प्रकाशित हुई? ये हुई थी 1924 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स ने द मीनिंग ऑफ मीनिंग पुस्तक किस विद्वान के साथ मिलकर लिखी? रिचर्ड्स की एक पुस्तक है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, यह पुस्तक रिचर्ड्स ने किस विद्वान के साथ मिलकर लिखी? यह लिखी C.K. ओगडेन। ठीक है, यह लिखी है 1923 में। इस पुस्तक में अर्थ विज्ञान का गहन विवेचन है, इस पुस्तक में अर्थ विज्ञान का गहन विवेचन है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग पुस्तक है रिचर्ड्स की, इन्होंने साथ में लिखी C.K. ओगडेन के, और यह प्रकाशित हुई 1923 में। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, आई.ए. रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? जो आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत है उसका मुख्य आधार क्या है? उसका आधार है वासनाओं या आवेगों का संतुलन। वासनाओं और आवेगों का संतुलन जो इनका मूल्य सिद्धांत है, इसका मुख्य आधार है, जो हमारे मन को शांति देता है। वासनाओं और आवेगों में संतुलन होगा तो मन कैसा रहेगा? मन हमारा शांत रहेगा। अगला प्रश्न बनता है, रिचर्ड्स ने काव्य भाषा और वैज्ञानिक भाषा में क्या मुख्य अंतर बताया? रिचर्ड्स ने 2 भाषाएं बताई, इनका आपने काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ा, उसमें हमने देखा कि 2 भाषाएं बताई, वैज्ञानिक भाषा और रागात्मक या भावनात्मक भाषा। ठीक है, क्या इसमें मुख्य अंतर बता रहे हैं? ये कह रहे हैं वैज्ञानिक भाषा का उद्देश्य क्या है? सत्य की खोज और जानकारी देना, कुछ जानकारी जैसे सूचनात्मक, तथ्यात्मक, अभिधात्मक कुछ जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, जबकि जो काव्य भाषा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोभावों और अंतर्वेदनाओं को जागृत करना है। किसका है? भावनात्मक या रागात्मक भाषा का उद्देश्य। ठीक है, ये इन दोनों में मुख्य अंतर है। अगला प्रश्न बनता है, साइंस एंड पोएट्री 1926 में रिचर्ड्स ने काव्य भाषा को क्या माना? जो साइंस एंड पोएट्री इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने काव्य भाषा को क्या माना? इन्होंने कहा भावात्मक वक्तव्य माना। रिचर्ड्स के अनुसार कविता का भाषा प्रयोग भावात्मक होता है। रिचर्ड्स के अनुसार जो कविता का भाषा प्रयोग है वो कैसा है? भावात्मक होता है, जो हमारे आवेगों को जागृत करता है, जो हमारे आवेगों को क्या कर रहा है? जागृत कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता हैं। जो कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन नामक पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता हैं रिचर्ड्स। कब हुई इसका प्रकाशित? 1934 में। ठीक है, जिसमें इन्होंने कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। जिसमें इन्होंने जो कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत हमने पहले पढ़ा है उस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। अगला प्रश्न बनता है, रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत के अनुसार संप्रेषण में बाधा आने का मुख्य कारण क्या है? रिचर्ड्स का जो हमने संप्रेषण सिद्धांत पढ़ा उसमें बाधा आने का संप्रेषण में मुख्य कारण क्या है? यह है पाठकों के अनुभवों का सीमित होना। जो पाठकों के अनुभव हैं उनका सीमित होना और लेखक पाठक के संदर्भों में अंतर होना। जो लेखक और पाठक हैं इनके संदर्भों में अंतर होगा तो संप्रेषण में बाधा आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स का साहित्यिक आलोचना में सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? रिचर्ड्स का जो साहित्यिक आलोचना है उसमें सबसे बड़ा योगदान क्या माना है? वह है मनोविज्ञान और अर्थविज्ञान के आधार पर आलोचना को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। इन्होंने क्या किया? मनोविज्ञान और अर्थविज्ञान के आधार पर आलोचना को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। यही इनकी साहित्यिक आलोचना में सबसे बड़ा योगदान है। आपके समझ आ गए होंगे तीनों सिद्धांत क्या हैं? मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं या आएंगे
उनके बारे में मैंने मुख्य रूप से लिखा है। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए आपको या और पढ़ना है या फिर कुछ और क्वेश्चन करने हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।